हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। बढ़िया ही होगा, बिंदास होगा, चकाचक होगा। मैं अर्जुन जगवानी। तो ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो उस लिए है कि जो आपके अभी जो आपका एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आपने सुनी होगी कि टर्म वन और टर्म टू में आपका डिवाइड हो गया है। इसी के हिसाब से आपका पेपर होंगे, उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हुई हैं, किस टर्म में कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं। जो टर्म वन की, स्पेशली यहाँ मैं टर्म वन की बात करने वाला हूँ। तो टर्म वन में किस किस यूनिट्स में किन किन चैप्टर पे, किन किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लाइक जो यूनिट्स टर्म वन में आ रही हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको मेजर फोकस अभी करना है। और कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इस बार अभी एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ऐसा सीन होता था कि डेरिवेशंस होती थी, थ्योरी होती थी, बड़ी बड़ी सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे तो अब आप कुछ कहानी भी लिख देते थे तो आपको मतलब पास हो जाते थे या कुछ भी हो जाता था फ़ायदा। ठीक है, तो वहाँ पे आप कहानी लिख सकते थे, पर यहाँ भाई साहब आप कहानी नहीं लिख सकते हैं। एमसीक्यू में या तो सही होगा या तो गलत होगा, बीच का कुछ नहीं है। आपको स्टेप मार्किंग का कोई नंबर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वहाँ पे तो ऐसे स्टेप वेप कर देते थे तो मार्किंग मिल जाती थी। यहाँ कोई स्टेप नहीं काम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी स्टेप पे ग्रैंड मास्टर ऐसे सैल्यूट नहीं मारेगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है, तो देखो क्या है। तो पहले ये देखो कि जो आपका सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू है उसमें 35 मार्क्स का ये आ रहा है सेमेस्टर वन, एंड 35 मार्क्स का सेमेस्टर टू आ रहा है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि सेमेस्टर वन जो है एमसीक्यू होगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रही है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है। और ये कितने मार्क्स की आ रही है? 35 मार्क्स की सेमेस्टर वन में आएगी। ठीक, एंड 35 मार्क्स का सेमेस्टर टू में आएगा। इसमें कौन कौन सी यूनिट्स है? ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। ठीक, तो 4 यूनिट आ रही हैं आपकी सेमेस्टर टू में, एंड 5 यूनिट आ रही हैं आपकी सेमेस्टर वन में। ठीक है, दोनों में इक्वल मार्क्स है, ऐसा कोई मार्क्स इसमें अलग नहीं किया गया है। ठीक है, मार्क्स दोनों में बराबर हैं। ठीक, तो एज सच मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ईजी सी चीज़ है, अ, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, तो इसको कुछ समझने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या? टर्म वन इज़ ऑब्जेक्टिव, टर्म टू इज़ सब्जेक्टिव, ऐसा हम लोग ने देखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। अपने पास टाइम कितना है, अप्रॉक्सीमेट टाइम कितना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बोला जा रहा है कि नवंबर में एग्ज़ाम होंगे। ठीक, तो अप्रॉक्स अगर मैं मान लूँ मिड अगस्त, यानी 2.5 महीने मान लूँ। ठीक है, 2 महीने ये और अगस्त का आधा महीना, तो अप्रॉक्स अपने पास कितने हफ्ते हैं? 10 वीक्स हैं। ठीक है, अब 10 वीक्स हैं। अब आपके पास यूनिट कितनी है? टर्म वन में यूनिट कितनी है? टर्म वन में कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट हैं। टर्म वन में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। अब देखो 10 वीक्स है अपने पास, तो अगर हर यूनिट पे 2 वीक दोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा भाई। कि 5 यूनिट्स हैं, एक यूनिट अगर आप 2 हफ्ते में भी कवर करते हो तो आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। और रही बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपकी 5वीं यूनिट है, तो उसको तो 2 हफ्ता देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो 2 दिन में निपट जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका 8 हफ्ते में, 8 वीक्स में आपका पूरा सिलेबस आप टर्म वन का कवर कर सकते हो। विच मीन्स दैट कि आपको विद इन 10 वीक्स आप अपना आराम से सिलेबस भी कवर कर सकते हो और साथ ही साथ रिवीजन का टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अभी ये सब शुरू करो, अभी से शुरू करो तो अभी से पहुंच पाओगे, वरना फिर बाद में हड़बड़ी होगी, और हड़बड़ी में गलतियां होती हैं, हड़बड़ी में एक्सीडेंट्स होते ही हैं। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है तो अभी से चालू कर सकते हो। ठीक है, अभी से चालू करो तो बढ़िया, काल करे सो आज करे सो अब। ठीक है, अब इसमें होता है कि बहुत बच्चे अपने आप से ज़रा जोश लगा के कर लेते हैं, बहुत बच्चों नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तुम नहीं लगा पाते तो तुम्हारे लिए हम है ना। ठीक है, तो मैं तो इन सब चीज़ों की तैयारी करा ही रहा हूँ। अपने जो रेडी 2022 का जो कोर्स चल रहा है उसमें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लो, देख लो क्या है, कैसा है सीन। ठीक है, करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखो, एक चीज़ साफ कर देना चाहता हूँ कि रिड्यूस सिलेबस फॉलो होगा इसमें। ठीक है, एज पर रिड्यूस सिलेबस होगा।
और दो चार और चीज़ें, नो मेमोराइजिंग ऑफ डेरिवेशंस इज रिक्वायर्ड। देखो डेरिवेशंस फिजिक्स में हम जानते हैं भाई, फिजिक्स का और डेरिवेशंस का कितना गहरा संबंध है, ठीक है, जय वीरू जैसा रिलेशन है। तो मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी अब डेरिवेशन, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ये भाई ये डेरिवेशन है, इसका ये स्टेप है, इसमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेरिवेशन स्टिल होल्ड द सिग्निफिकेंस, ठीक है, इनडायरेक्टली। डेरिवेशन पे आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, डेरिवेशन पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। तो इस उसमें ना रहना कि भाई डेरिवेशन तो अब छूनी ही नहीं है, डेरिवेशन को हटाओ, डेरिवेशन को मारो गोली। तो डेरिवेशन के उस चीज़ में ना रहना, डेरिवेशन डायरेक्टली तो नहीं पूछी जाएगी, जाहिर सी बात है, आपको डेराइव करने को नहीं आएगा, बट एमसीक्यू किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं डेरिवेशन पे। सपोज कर लो कोई एक डेरिवेशन है, ठीक, उसका दो केस हैं, केस 1, ठीक, और केस 2। केस 1 पे मान लो कोई फॉर्मूला निकल रहा है, केस 2 पे कोई फॉर्मूला निकल रहा है, ठीक है, समझ लो। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन, अगर मान लो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का एक डेरिवेशन होता था, आपको क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया, इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो करंट क्या होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये इस तरीके से डेरिवेशन का बहुत ही एक छोटा सा स्निपेट उठाया, बहुत छोटा सा पार्ट उठाया, उसका कुछ एमसीक्यू बना दिया, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी भाई किसी भी तरीके से बन सकती है। तो डेरिवेशन को आप उस तरीके से मत रखना कि छोड़ ही दो, इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स कैन बी आस्क्ड, तो अब आपका न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ पे भी अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। ग्राफ पे बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, न्यूमेरिकल पे बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं। अब देखो किस किस यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स मेजरली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो पढ़ने को तो भाई तुम सब पढ़ सकते हो, बट मेजरली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली चीज़ होती है। तो कौन कौन से टॉपिक आप ज़्यादा फोकस करो जिससे ज़्यादा चांसेस है आपके क्वेश्चन पूछे जाने के, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स थे, ये सब आपका जब सब्जेक्टिव पेपर आया करता था कोविड से पहले, एकदम बढ़िया, जब बहुत ही अच्छा टाइम होता था, तब इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अभी भी इन सब से ही आएंगे क्योंकि टॉपिक्स इनमें यही हैं, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, वो एक डेरिवेशन हुआ करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल करके, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो वो डेरिवेशन थी। तो पहले तो वो डेरिवेशन डायरेक्टली पूछी जाती थी, पहले तो वो डेरिवेशन आपकी डायरेक्टली पूछी जाती थी, ठीक है। अब वो डेरिवेशन नहीं आएगी, ठीक है, मतलब वो डेरिवेशन चलो डायरेक्ट नहीं आएगी, बट उसका कुछ ना कुछ पार्ट या उससे रिलेटेड फॉर्मूला या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ना, ठीक। आगे देखो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। कैपेसिटेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो गया, तो उस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स बन गए, ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सरफेस होता था, उस पे बेस्ड आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क डन कितना, मतलब चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाओगे तो वर्क डन 0 है, ठीक है, ये तो पता है ना। तो ये सब इन सब टॉपिक्स पे, इन सब कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एमसीक्यू में यही खेल होता है कि क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बेसिक टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए, तो इसमें न्यूमेरिकल्स के भी काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल ज़रूर लगाना, ठीक है। कूलम्स लॉ के बेसिक न्यूमेरिकल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक न्यूमेरिकल हो गए, और खासकर उस टाइप के क्वेश्चंस जो लाइक इफ़ चार्जेस आर डबल्ड, ठीक है, चार्जेस आर डबल्ड, ठीक है, distance is reduced by half, distance is reduced by half, ठीक। what will be the Coulomb's force, what will be the electrostatic force, ठीक है,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अगर आपका चार्जेस, जैसे मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक, इनको हाफ कर दिया जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनको मतलब डबल कर दिया जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ जी, तो एक सेकेंड, इनके बीच का जो जो चार्जेस हैं उनको डबल कर दिया जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके हाफ कर दिया जाए, तो कूलम्स फोर्स क्या होगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक। इसके बाद और टॉपिक देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपनी जो सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके बीच का जो रिलेशन होता था, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, I = NEA/V/D, ठीक है, या फिर और J = NEV/D, ठीक। तो ये सब रिलेशन हो गए, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या सिंपल आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको सही रिलेशन निकालना है, मतलब सही रिलेशन लिखना है, ठीक है, उस पर सही पे टिक मार्क करना है कि एक फॉर्मूला ये दे दिया गया, एक फॉर्मूला दूसरा दे दिया गया गलत सा, बाकी 3 गलत से दे दिए गए, तो आप सही वाले पे टिक कर देना, सिंपल सी चीज़। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ लिया जाएगा किसी चीज़ की यूनिट, आपका कोई कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी की यूनिट पूछ ले जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट 4 यूनिट दी हैं, अब आपको सही वाली यूनिट पे टिक मार्क लगाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ज़रूर पढ़ना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से जो करेक्ट फॉर्म होगा उस पर टिक मार्क मार देना। किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोटेंशियोमीटर से पूछा जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी बार पूछा गया, तो पोटेंशियोमीटर छोड़ना नहीं, पढ़ना ज़रूर, इसकी भी थ्योरी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक, आपके सिलेबस में इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, बट हाँ इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम भी होता था, डायग्राम आ जाता था, अब डायग्राम वायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, तो इस चीज़ से बच जाओगे, इसका डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, बट हाँ इससे रिलेटेड थ्योरी ज़रूर पढ़ना है इससे रिलेटेड। अब ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये ज़रूर पढ़ना, ये भी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट में काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी एक, इससे बहुत ज़्यादा बार तो नहीं पूछा गया है, बट हाँ ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। अभी जो मैंने एक बता रहा था केस 1 केस 2, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो या कम हो, तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की एक डेरिवेशन होती है, उसी में ये था, ठीक है। उसी में अलग अलग डेरिवेशन होती है, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इसलिए। और इसी में बेसिक न्यूमेरिकल्स, जो भी इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़रूर पढ़ना। अब इसमें आपको रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ें तो नहीं पढ़नी ना, कि रेजिस्टेंस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बेस आपको क्वेश्चन करने, वो सब नहीं करने, ठीक है। तो वही है, बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ना, ये करंट डेंसिटी वगैरह है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये 12th में नए नए आए हुए हैं। ओम्स लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये 12th में नए नए आए हुए हैं, तो इनसे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगली यूनिट्स देखो, अगली यूनिट्स क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहला काम है आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एममीटर और वोल्ट मीटर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक भी नहीं है, बहुत मतलब बेसिक सा टॉपिक है, ठीक। तो इसको पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं लगनी, बहुत आसान सा टॉपिक है, हो जाता है। बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इनकी थ्योरी ज़रूर पता रखना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपका आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आराम से पूछा जा सकता है। लॉरेंट्ज फोर्स की थ्योरी क्या है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, ठीक है, मतलब वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके आपको करंट का डायरेक्शन निकालना हो, आपका वैसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा, ठीक, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, तो किस तरीके से उसमें घूमेगा या चलेगा, जैसे भी कह लो, ठीक। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गए, या कुछ टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ना।
रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, ये ज़रूर देखना, ये भी बहुत छोटी सी डेरिवेशन होती है पर इम्पॉर्टेंट है, पहले भी पूछी जाती थी, अभी भी पूछने के बहुत आराम से चांसेस हैं, एमसीक्यू में ये आराम से फ्रेम किए जा सकते हैं सबके क्वेश्चंस कि ये आपकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन होता था, ये रिलेशन होता था कुछ, हाँ जी कुछ ऐसा सा रिलेशन होता था, तो इस पे बेस एमसीक्यू बहुत आराम से बन सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं। फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इस पे बेस भी आपके क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अभी भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड यूनिट हो गई। फिर अगली यूनिट आती है, ओके अगली यूनिट में मैंने यहाँ नाम गलत लिखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगली यूनिट है आपकी ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सॉरी। तो ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, अब इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इस यूनिट में ऐसा था, जब पहले सब्जेक्टिव पेपर आता था तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते थे, तो अभी भी न्यूमेरिकल्स वही चीज़ होल्ड करते हैं कि न्यूमेरिकल्स अभी भी काफ़ी पूछे जाएंगे। कैसे? आरएमएस वैल्यू ऑफ आई एंड वी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की आरएमएस वैल्यू, इस पे बेस आपके 2 मार्क्स से पहले क्वेश्चंस आते थे, अभी भी इसी पे बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत आराम से फ्रेम हो सकते हैं। फिर हो गया पावर फैक्टर, फेराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ठीक है, तो इस पे देखना। फिर आ गया आपका ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर भाई पिक्चर वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं, मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं, जो ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे कि प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल, तो उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बनते थे, तो पहले भी बनते थे अभी भी बन सकते हैं, कोई ऐसी डिफरेंस वाली बात नहीं है, ठीक। एलआर, सीआर, एलसीआर सर्किट, इनके ग्राफ, इनके न्यूमेरिकल, ये टॉपिक इसमें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर आता था तो इस टॉपिक से 5 मार्क्स का कंफर्म आता था। अब तो एमसीक्यू इसमें आ रहा है, तो एमसीक्यू पे भी इसमें काफ़ी फोकस रह सकता है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड बन सकते हैं, तो यही सब चीज़ें। अब ये है ग्राफ है, ये अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर सकता हूँ, हाँ जी ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, बट हाँ, ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस, ये तो बहुत ज़्यादा इधर हो गया, रुको, हाँ, ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस, इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिएक्टेंस या इम्पिडेंस का ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ्स और न्यूमेरिकल्स पे आपको फोकस अच्छा करना है, ठीक है, और डेरिवेशन को छोड़ना नहीं है, डेरिवेशन पकड़ के रखनी है, बट हाँ डेरिवेशन डायरेक्टली आपके काम नहीं आएगी, बट इनडायरेक्टली काफ़ी काम आएगी, ठीक है। हाँ जी, तो अगली यूनिट अपनी लास्ट यूनिट, इसको यार कौन ही देखता है, पर इसको देखा करो, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की आती है, 4 मार्क्स की, अब थोड़ा ज़्यादा मार्क्स की भी आ सकती है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके सोर्सेस, किस सोर्स से आपकी एमिट हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी यूजेस, उनकी अप्रॉक्स रेंज, तो हार्डली आपको 1 दिन लगेगा इसको पूरा मेमोराइज़ करने में, या उसको पूरा देखने में और समझने में, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है नहीं, तो बहुत आसान सी यूनिट है, 1 चैप्टर और 1 यूनिट यही है, ठीक है। तो बस इतना ही सब चीज़ें थी, यही सब था, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको लाइक प्रॉपर एक वैसा सा बना के दूं कि किसमें कितने दिन में कौन सी यूनिट करो, कौन सा चैप्टर करो, पूरा टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें अगर बना के दूं, तो ये सब मेरे को कमेंट्स में बताना कि ऐसी कोई वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक, तो बताना, तो मैं उस हिसाब से भी बना दूंगा कि 1 यूनिट में कितना टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली आपको हर यूनिट के हिसाब से कैसे तैयारी करनी है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ, एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो बस यही सब था, पसंद आया हो तो लाइक मारना, शेयर करना अपने दोस्तों को, तब तक के लिए ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।